ठीक है, तो आज की क्लास आपकी हम स्टार्ट करते हैं। सो टुडे आई विल डिस्कस ए डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. इट इज एन डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ओके, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. किसी इंस्ट्रूमेंट की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक इंस्ट्रूमेंट की आपकी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और एक इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ठीक है, तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि अगर आपका इनपुट कैसा है, मतलब जो भी है वैल्यू आपका इनपुट कांस्टेंट है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में आपकी जो वैल्यू है वही है, चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली स्टैटिक रिस्पांस बोलते हैं. बट इंस्ट्रूमेंट का जो डायनेमिक रिस्पांस क्या होता है, तो आपका जो इनपुट है तो बेसिकली क्या कर रहा है, टाइम के साथ में क्या हो रहा है, इनपुट अगर आपका चेंज हो रहा है तो ऐसा रिस्पांस सिस्टम का क्या कहलाता है, डायनेमिक रिस्पांस कहलाता है. ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द स्टैटिक रिस्पांस. सो इन दिस टाइप वी हैव टू स्टडी ऑफ एन dynamic response of the system. So it's what the meaning of dynamic response. The dynamic response of the system is that the input of the system is to be changed with respect to the time, or a frequency of the system is changed. The input of the system is to be changed with respect to time or with respect to frequency is called a dynamic response of the instrument. इसी चीज को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में, तो थोड़ा सा सही रहेगा. अगर डायनेमिक सिस्टम की हम डेफिनेशन को यहाँ पे लिखें तो हम लिख सकते हैं रिस्पॉन्स of the instrument, response of the instrument continuously, response of the instrument continuously change with respect to input. ओके, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है, जो मैंने बोला वही मैंने लिखा. तो इसको थोड़ा सा एक जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम से समझ लेते हैं कि सपोज ये आपका एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट में आपका कोई इनपुट अप्लाई हो रहा है Q ऑफ I ऑफ t. ओके, तो अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट पे लिखेंगे तो हमने कुछ को d/dt की फॉर्म में लिख लिया. इनपुट कुछ सिस्टम का था, आउटपुट कुछ सिस्टम का मिला, Q नॉट t. स्पीच सिस्टम का आउटपुट आपका टाइम के साथ में चेंज हो रहा है तो d/dt. सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म है. हमारा कैसा इंस्ट्रूमेंट है कि आउटपुट सिस्टम का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनपुट सिस्टम का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब इनपुट सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तो आउटपुट ऑफ द सिस्टम आल्सो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज होगा. ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा और हम थोड़ा सा अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में करके लिखें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा, आउटपुट बाय इनपुट. अगर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हम g ऑफ s माने, आप पढ़े. ठीक है, तो अगर फंक्शन का ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s है तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट सिस्टम डिवाइड बाय लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द what the meaning of transfer function. The transfer function का definition क्या होता है, Laplace transform of output divided by Laplace transform of input. It is a simple transfer function. तो अगर इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हम g of s मान लेते हैं तो what is the value of g of s, तो हम g of s की वैल्यू कैसे ले सकते हैं, the value of g of s equal to output. आउटपुट को कितना माना हमने, q नॉट of s मान लिया. इनपुट रिस्पांस को हमने स्मॉल q नॉट t माना है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको कैपिटल Q नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट कितना है Q नॉट I, Qi है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल QIS से रिप्रेजेंट किया. तो ये इसका क्या हो गया, बेसिकली आपका ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम हो गया. ठीक है, अब अगर यहाँ से हम Q नॉट S की वैल्यू निकाले, अगर हम Q नॉट S की वैल्यू निकाले तो अगर हम Q नॉट S की वैल्यू को निकाले, कैलकुलेट करें तो Q नॉट S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G ऑफ S इंटू QIS. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो भी सिस्टम का जो आउटपुट है, देखिए अगर आपको जो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया था तो ये क्या था, आपका इंस्ट्रूमेंट था, ये क्या था, आपका इनपुट था, और ये क्या था, बेसिकली आपका आउटपुट था. तो देख रहे हैं कि आउटपुट ऑफ द सिस्टम, जो आउटपुट ऑफ द सिस्टम था, जो भी आउटपुट ऑफ द सिस्टम था, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ठीक है, जो भी आपका आ रही है. ठीक है, एक्चुअली में फोन आ गया था दरअसल में. तो जो भी आपका आउटपुट ऑफ द सिस्टम था
तो आउटपुट ऑफ द सिस्टम कैसे हो जाएगा आपका, क्यू नॉट एस इक्वल टू जी ऑफ एस इंटू क्यू आई एस, ठीक है, ये आपका सिस्टम का क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ओके, अब देखिए कि अब देखिए यहाँ पे g ऑफ s क्या है, आपका इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, और क्यू आई एस क्या है, वो आपका इनपुट है। इनपुट को हमने किससे लिखा, क्यू ऑफ आई एस से लिखा। तो जो ओवरऑल सिस्टम का आउटपुट है वो किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, ओवरऑल सिस्टम का आउटपुट डिपेंड कर रहा है उस ट्रांसफर फंक्शन की ट्रांसफर फंक्शन पर, और हमारा किस पर, इनपुट पर। तो कभी हमें अगर डायनेमिक रिस्पांस सिस्टम का निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको कुछ जो इनपुट है उसका बिहेवियर देखना पड़ेगा, और जो हमारा सिस्टम है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका बिहेवियर देखना पड़ेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमको फाइनली क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट। ये इनपुट और ट्रांसफर फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इनपुट को डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो एक इनपुट डायनेमिक बिहेवियर सिस्टम में आपका इनपुट कैसे होगा, अगर हम इनपुट को डिफाइन करें, अगर हम इस इनपुट को डिफाइन करें सिस्टम में, तो देखिए आप जानते हैं कि जो इनपुट होता है, अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इनपुट देंगे तो वो इनपुट तीन तरह का होगा। या तो हमारा एक इनपुट इम्पल्स फंक्शन नेचर का होगा, पहला इम्पल्स फंक्शन नेचर का होगा, या तो वो हमारा इनपुट स्टेप फंक्शन नेचर का होगा, या फिर वो फंक्शन हमारा रैंप फंक्शन का, या फिर हमारा इनपुट रैंप फंक्शन नेचर का होगा। ये तो तीन हमारे बेसिक इनपुट होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द इम्पल्स फंक्शन। देखिए इन्वायरमेंटल सिस्टम में बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्री फंक्शन, बेसिकली ये जो थ्री फंक्शंस होते हैं ये आपके स्टैंडर्ड, इनको बेसिकली हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉइज सिग्नल, इसको बेसिकली हम स्टैंडर्ड नॉइज सिग्नल बोलते हैं। स्टैंडर्ड नॉइज सिग्नल से मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉइज सिग्नल थोड़ा सा मतलब अलग वर्ड लग रहा है, इसको नॉइज ना बोलकर मैं बोल सकता हूँ स्टैंडर्ड डिस्टर्बेंस सिग्नल, स्टैंडर्ड डिस्टर्बेंस सिग्नल। इसको बेसिकली ये जो फंक्शंस होते हैं ये आपके स्टैंडर्ड डिस्टर्बेंस सिग्नल होते हैं। इसीलिए सिग्नल सिस्टम में या कभी भी किसी नेटवर्क सिस्टम में या कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में आप किसी भी सिस्टम का एनालिसिस करते हैं तो हमेशा इन्हीं तीनों फंक्शंस को लेते हैं। व्हाई वी हैव टू यूज दिस थ्री फंक्शन। देखिए आप इम्पल्स फंक्शन का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ सकते हैं कि सपोज दैट अगर आप अपनी डेली लाइफ को उससे अटैच कर लीजिए, मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है जो बाइक को चला रहा है, सिंपल बाइक, वो बाइक को चला रहा है। तो जब वो बाइक को चलाएगा तो उसके पास तीन ही तरीके से वो बाइक को ऑपरेट कर सकता है। या तो बाइक को वो इम्पल्स फंक्शन की तरीके से ऑपरेट करेगा, या तो बाइक को वो स्टेप फंक्शन की तरीके से ऑपरेट करेगा, या तो बाइक को वो रैंप फंक्शन की ऑपरेट करेगा। अगर मैं बाइक को स्टेप फंक्शन से ऑपरेट कराऊं, अगर मैं बाइक को स्टेप फंक्शन से ऑपरेट कराऊं मतलब उस पर्सन ने सपोज दैट अगर गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर सेट कर दी है, तो अब गाड़ी कैसे चलाओगे, या तो आप बाइक को कांस्टेंट स्पीड से चलाओगे, सिंपल सी बात है, पहला केस हो गया, तो बाइक को आप कांस्टेंट स्पीड से चलाओगे, या फिर क्या करोगे, बाइक की जो आप स्पीड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, चेंज करोगे, पहला केस हो गया। थर्ड केस क्या होगा, ये तो हो गया बाइक को चलाने का तरीका। भाई बाइक को अगर आप स्पीड यूज करोगे तो या तो आप बाइक को कांस्टेंट स्पीड में चलाओगे, या तो बाइक को आप क्या करोगे, कंटिन्यूसली जो इसकी स्पीड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी चेंज होगी। या फिर अगर हम ब्रेक लेने की बात करेंगे तो अगर या ये तो दो केस हो गए, फिर थर्ड केस आपका ये हो जाएगा कि आप बाइक में कुछ अचानक से करोगे, अचानक इन द सेंस ऑफ अगर आपने बाइक में डिस्क ब्रेक लगा दिया तो बाइक आपकी क्या होगी, अचानक रुक जाएगी। तो जो भी आप बाइक के अंदर जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वो तीन ही तरीके के हैं। अगर बाइक आपकी कांस्टेंट सिस्टम कांस्टेंट रेट से चल रही है तो दैट इज कॉल्ड एन इम्पल्स फंक्शन, वो आपका क्या होगा, इम्पल्स फंक्शन होगा। अगर बाइक की स्पीड आपकी टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो वो आपका क्या होगा, एक रैंप फंक्शन होगा। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये तो फिलहाल सही है कि अगर बाइक की स्पीड कंटिन्यूसली टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही तो वो रैंप फंक्शन होगा। बट अगर बाइक की स्पीड सिर्फ कांस्टेंट है, बाइक की स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो कैसा होगा, तो एक स्टेप फंक्शन होगा। अगर बाइक में अचानक से आपने डिस्क ब्रेक ले लिया, यानी बाइक आपकी क्या हुई, अचानक से रुक गई, तो वो क्या हो गया, आपका इम्पल्स फंक्शन होगा। सिस्टम में हमेशा तीन ही तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं, कुछ भी हो, या तो कभी आप कोई भी इन्वायरमेंटल में डिस्टर्बेंस देखेंगे या तो वो झटके के साथ में होगा, या फिर क्या कहते हैं उसका जो डिस्टर्बेंस है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में नेचर जो है वो कांस्टेंट होगा, या फिर जो भी डिस्टर्बेंस है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में जो नेचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता चला जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे आपका अर्थ क्यूब होता है तो वो क्या होता है, एक झटका होता है, एक इम्पल्स फंक्शन है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपने डेली लाइफ में कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप यूज करेंगे तो या तो वो हमेशा एक झटके के साथ में होगा, या फिर उसका डिस्टर्बेंस टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा कांस्टेंट होगा, या फिर उसका डिस्टर्बेंस टाइम के रिस्पेक्ट में एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब देखिए यहीं से रैंप फंक्शन से हम क्या बना लेते हैं, पैराबोलिक फंक्शन बना लेते हैं। तो पैराबोलिक फंक्शन कुछ नहीं होता, y इक्वल टू टी स्क्वायर होता है। रैंप फंक्शन में क्या होता है कि
टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू आपकी एक लीनियरली वैल्यू में इंक्रीज कर रही है, बट पैराबोलिक में क्या होता है, y इक्वल टू टी स्क्वायर होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू और तेजी से इंक्रीज करेगी, तो इट इज नॉट अ डिफरेंस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इसीलिए 3 फंक्शन होते हैं और इन्हीं तीनों फंक्शंस के हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो अब अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट में भी आपका क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट में भी आपका कुछ यही तो होगा ना। अब अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट का एनालिसिस करते टाइम उस इंस्ट्रूमेंट में यही क्या होंगे, आपके 3 स्टैंडर्ड इनपुट होंगे, यही 3 आपके क्या होंगे, स्टैंडर्ड इनपुट होंगे। तो इस तरीके से आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो इनपुट है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कि इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। अब जब किसी सिस्टम को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो वो या तो सिस्टम आपका 0 ऑर्डर का होगा, ओके, या तो सिस्टम आपका 0 ऑर्डर का होगा, या तो आपका फर्स्ट ऑर्डर का होगा, ओके, या तो आपका सेकेंड ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का ऑर्डर आपका कंटिन्यूसली क्या होगा, चेंज होगा, या तो वो 0 ऑर्डर का होगा, या तो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, या तो सेकेंड ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से अगर आपको लिख दूं, अगर मैं लिख सकता हूँ कि क्यू नॉट एस इक्वल टू क्यू आई एस इंटू जी ऑफ एस। ओके, अब देखिए ये क्या है, ये बेसिकली आपका क्या है, इनपुट है, और ये क्या है, सिस्टम का ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से हम सिस्टम का ऑर्डर लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, अब आपको यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि किसी इंस्ट्रूमेंट का आपको ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से बनाना है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन बनाने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो देखिए आप स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट को, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको उसको लाप्लास फॉर्म में लेकर आना है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहला स्टेप है राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन, write the differential equation related to the instrument. Write the differential equation related to the instrument. सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आप क्या करेंगे, उस सिस्टम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लेंगे, यानी कि उसको पूरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे आप, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट बाय इनपुट, वी हैव टू बी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, वी हैव टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ओके, एंड देन फोर्थ स्टेप आपका क्या होगा कि g ऑफ s इक्वल टू क्यू नॉट एस डिवाइडेड बाई क्यू आई एस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फोर्थ स्टेप होगा। इसी में अगर आप यहाँ पे फिफ्थ स्टेप को लिख लें तो फिफ्थ स्टेप में क्या होगा आपका, क्यू नॉट एस इक्वल टू क्या होगा, g ऑफ s डिवाइडेड बाई क्यू आई एस। और जो आपका क्यू आई एस क्या होगा मैं बता चुका हूँ, या तो आपका इम्पल्स इनपुट होगा, या तो स्टेप इनपुट होगा, या तो आपका रैंप इनपुट होगा। एक पर्टिकुलर हम एक इनपुट ले सकते हैं एसी नेचर का, सपोज दैट हमने वो साइनसॉइडल इनपुट ले लिया। ओके, तो बेसिकली हम इन्हीं 4 फंक्शन के एनालिसिस करेंगे, इनपुट, इम्पल्स फंक्शन, स्टेप फंक्शन, रैंप फंक्शन, और एक अपनी तरफ से एक इनपुट, हम एक साइनसॉइडल सिग्नल का भी नेचर लेंगे जो फंडामेंटल टाइम पीरियड से कुछ रिलेटेड वगैरह हो। ओके, तो इस तरीके से हम एक इंस्ट्रूमेंट का डायनेमिक बिहेवियर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें एक 6th स्टेप होगा। अगर यहाँ पे हम एक 6th स्टेप को देखें तो 6th स्टेप में क्या करेंगे हम, फिर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। वी हैव टू बी टेक द वैल्यू ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लेंगे, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेने के बाद में द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट टी हमें क्या मिलेगा, फाइनल आउटपुट मिलेगा, तो किसी सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो किसी सिस्टम का हमको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मिलेगा और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स किसी सिस्टम का क्या होता है, थोड़ा सा ये समझने वाला पॉइंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को अगर आप इसको ब्रेक करें
तो ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि जो भी सिस्टम का आउटपुट है वो आपका बेसिकली टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको बेसिकली क्या करेंगे, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स करेंगे। और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बेसिकली जो होता है आपका ऑसिलेटरी नेचर का होता है, ऑसिलेटरी नेचर, ठीक है। और आप इसमें तो आप थोड़ा सा ग्राफिकली ऐसे समझ सकते हैं किसी भी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को कि अगर आपका कोई सिस्टम कुछ इस तरीके के है तो ये सिस्टम में जो रिस्पॉन्स हो रहा है दैट रिस्पॉन्स दैट इज कॉल्ड एन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ओके, हम मान सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट टी तक ये जो सिस्टम में आ रहा है, इस सिस्टम का क्या आ रहा है, एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये यहाँ पे सिस्टम अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को अचीव कर लिया। मतलब या फिर इसको थोड़ा सा अगर हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से समझाने की कोशिश करें तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से हम बोल सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम में कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, आउटपुट है, ओके, और ये क्या है आपका टाइम टी है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है आपका, ऑसिलेशन हो रहा है, दैट इज हैविंग कंटिन्यूसली ऑसिलेशन। तो जो ऑसिलेशन जो है बेसिकली ये क्या है आपका एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, और जहाँ पर जो वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो जा रही है इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो अगर हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को थोड़ा सा और टर्म्स में लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के लिए, अगर कोई भी सिस्टम है, अगर किसी भी सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है तो एट लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद अगर हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को क्यू ऑफ टी और ब्रैकेट में टी लिखें तो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से मैंने बताया भी था कि अगर इस तरीके से, तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद सिस्टम का क्या है, ये टाइम इनफाइनाइट तक चला जा रहा है, ये सिस्टम का ऑसिलेशन यहाँ पे क्या होगा, खत्म हो गया ना, तो लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर आपका क्या होगा, सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैसा होता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को हम ये लिख सकते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपका ऑसिलेटरी नेचर का होता है। पहला पॉइंट, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपका ऑसिलेटरी नेचर का होता है, ठीक है, जो कि हमेशा ऑसिलेटरी मतलब हमेशा आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग ये होता है कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपका कैसा होता है, एक नॉन लीनियरिटी होता है। अब कहीं सिस्टम में कोई लीनियरिटी नहीं मिल रही ना, कोई आउटपुट आपका कंटिन्यूसली टाइम के साथ एक कांस्टेंट फंक्शन से चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको बेसिकली क्या बोलेंगे हम, नॉन लीनियरिटी चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैसा होता है आपका, एक ऑसिलेटरी नेचर का होता है और एक नॉन लीनियरिटी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो ये तो था आपका पूरा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का पार्ट। अब नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है। अगर हम एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को देखें तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को हमको डेफिनेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डिके जीरो, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डिके जीरो, the remaining output steady state, the remaining output steady state response, ठीक है ना। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के स्टेडी स्टेट सिस्टम के लिए क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट ऐसा सिस्टम होता है जहां पे आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बोलते हैं। अगर किसी सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपका 0 हो गया तो आपका पहले आउटपुट क्या था, पहले आउटपुट था आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को हमने बताया था कैसे लिख सकते हैं, लिमिट टी टेंडेंट टू इनफाइनाइट, अगर आउटपुट ऑफ क्यू एफ टी इक्वल टू 0, क्योंकि एक इनफाइनाइट टाइम इंटरवल के बाद में आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स सिस्टम का कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, क्यू नॉट टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ऑफ एफ एस टी, मतलब एट लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर आपका किसी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ही बचेगा, सिस्टम का डायनामिक रिस्पॉन्स कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपको हम अब 1 बाय 1 करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका था किसी सिस्टम का स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायनामिक रिस्पॉन्स, तो ये आपका डायनामिक रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, स्टेडी रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एनालिसिस करेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइप के इंस्ट्रूमेंट की, ओके। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के अगर इंस्ट्रूमेंट की हम एनालिसिस करेंगे तो देखिए उसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे, देखिए उस इंस्ट्रूमेंट का हम कैसे एनालिसिस करेंगे। तो हम एनालिसिस करते टाइम क्या करेंगे कि सपोज हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर 0 ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को लें, थोड़ा सा अगर हम लें सिस्टम में, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि
हमारे पास तीन तरीके हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है तो उसका हम बेसिकली क्या कहते हैं, इनपुट में वेरिएशंस करेंगे, हम टाइम रिस्पांस एनालिसिस करेंगे और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस करेंगे। और ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक टाइम रिस्पांस एनालिसिस कर रहा हूँ, एक टाइम डोमेन में किसी इंस्ट्रूमेंट का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा टाइम डोमेन एनालिसिस। नेक्स्ट हेडिंग विल बी टाइम डोमेन एनालिसिस। अब आपका क्या होगा नेक्स्ट हेडिंग, टाइम डोमेन एनालिसिस। तो टाइम डोमेन एनालिसिस में भी पहला आपका हेडिंग कौन सा है, जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या होगी आपकी, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव जीरो हो तो मतलब हम कैसे ले सकते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, हम इसकी डिफरेंशियल होगी इक्वेशन ए नॉट क्यू नॉट टी इक्वल टू बी नॉट क्यू आई। ओके, तो यहाँ से इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म बी नॉट क्यू वन। ओके, तो यहाँ से हम कितना करेंगे, क्यू नॉट एस डिवाइडेड बाई क्यू वन एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का क्या हो गया, आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। व्हाट इज द जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, देखिए यहाँ कोई भी एस का टर्म नहीं आ रहा, तो कैसा इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये एक जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में कुछ पर्टिकुलर 2-3 पॉइंट हैं जो कि आपका पीएसयूस में और किसी भी छोटे एग्जाम में ये पॉइंट्स बहुत पूछे जाते हैं कि जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल क्या है। आपको ये कभी कहीं ना कहीं बहुत जगह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर किसी पीएसयू के एंट्री में भी पूछा जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ एन जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो होता है वो बेसिकली आपका एक जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, एक एग्जाम्पल होता है। पोटेंशियोमीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना। अब जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में 2-3 पॉइंट्स और है। ये क्वेश्चन आपको कभी ना कभी जरूर कहीं मिलेगा, किसी आपको टेस्ट सीरीज में मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, बट दैट क्वेश्चन इज वेरी कॉमन। सिर्फ एक दो इसमें पॉइंट है कि जो जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता, नो डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन तो आपको दिखा ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या मिल रहा है आपको, एक के इनपुट कांस्टेंट इनपुट मिल रहा है, तो उसमें डिस्टॉर्शन कहाँ से होगा। सेकंड थिंग इसमें है कि कोई टाइम का फंक्शन नहीं है, तो ये तो कोई टाइम का फंक्शन नहीं है, तो उसमें क्या होगा, नो टाइम डिले होगा, इसमें कोई टाइम डिले भी आपका नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका क्या है, थर्ड पॉइंट इसमें है आपका नो टाइम डिले एंड नो टाइम लैग। ठीक है ना, कोई भी टाइम डिले नहीं होगा, कोई भी टाइम लैग नहीं होगा और कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये तो पॉइंट बहुत ही ज्यादा है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एन जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। यू से दैट द एग्जांपल ऑफ एन जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियोमीटर। ओके, ठीक है, अब हमारा ये एनालिसिस हो गया जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम एन फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट आपके क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हम क्या लिख सकते हैं, इन द हाईएस्ट डेरिवेटिव, in the highest derivative of differential equation, in the highest derivative of differential equation is, फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जिसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना हो, 1 हो, तो उसको कैसा कहेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। ठीक है, सभी लोग अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे हम, A1, हमने इसको कुछ डिफरेंशियल इक्वेटर में टर्म्स में लिखा, क्यू नॉट टी प्लस ए नॉट क्यू नॉट टी इक्वल टू बी नॉट क्यू आई। ओके, इसको थोड़ा सा लैपलास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने क्या डी अपॉन डी टी को एस से रिप्रेजेंट किया और स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। क्यू नॉट एस प्लस ए नॉट क्यू नॉट एस इक्वल टू बी नॉट क्यू आई।
अब हमने क्या किया कि इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर दिया, डिवाइडेड बाई ए नॉट। हमने ए नॉट से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसे इक्वेशन नंबर 2 को मान, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम ए नॉट से डिवाइड करेंगे तो हमारी मेन इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी मेन इक्वेशन बनेगी a1 बाई ए नॉट इंटू एस क्यू नॉट एस प्लस क्यू नॉट एस इक्वल टू बी नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट इंटू क्यू आई एस। ओके, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या होगा, यहाँ से क्या करें हम, अगर a1 बाई ए नॉट को हम क्या लिख लें, इफ यू कंसीडर द a1 बाई ए नॉट इक्वल टू पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट टाउ और b नॉट बाई ए नॉट पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट के, हमने इसको टाउ से क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि a1 बाई a2 में n2 में फंक्शन क्या आ रहा है आपका, a1 बाई a2 में n2 में फंक्शन आ रहा है आपका टाउ। ठीक है, तो a1 बाई a2 में आपका n2 में फंक्शन टाउ, एक्चुअली में a1 बाई a2 में आपका s डोमेन आ रहा है, तो एस डोमेन को बेसिकली हमने किसी टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल से ही मान लिया, और टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल हमने टाइम कांस्टेंट टाउ से रिप्रेजेंट कर दिया। बी नॉट बाई ए नॉट में कोई आपका फंक्शन एस का नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने इसको कांस्टेंट के रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर दें, अगर इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर दें तो हमको फंक्शन क्या मिलेगा, वी हैव टू बी द फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो यहाँ से हमको फंक्शन क्या मिलेगा, क्यू नॉट बाई क्यू नॉट एस डिवाइड बाई क्यू आई एस इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, के डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस टाउ। ये आपको क्या मिल गया, यहाँ से फंक्शन मिल गया, द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट एस डिवाइड बाई क्यू आई एस इक्वल टू के अपॉन 1 प्लस एस टाउ, वेयर टाउ क्या है आपका, टाउ क्या है सिस्टम का टाइम कांस्टेंट, टाउ क्या है सिस्टम का टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए इस एक यहाँ पे इतना समझ गए होंगे आप। इसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो आपके टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे आपका थर्मोमीटर है, ठीक है, थर्मोकपल है, ठीक है, और आपका क्या आ गया, थर्मिस्टर हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, आपके एक पर्टिकुलर आपके फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब आपकी क्लास बेसिकली मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। ठीक है।